औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आम इंतखाबात की तारीख मिलने के बाद से हर जानिब सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और आम इंतखाबात के करीब आते ही मुल्क में सियासी तौर पर तमाम जमातें खासा मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और एवन फील्ड रेफरेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को की सज़ा को कलअदम करार दे दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी करके क्लीन चिट भी दे दी है। अगर कुछ हलकों की जानिब से इस फैसले को खुशाइन करार नहीं दिया जा रहा, जबकि कुछ हलके ये कह रहे हैं कि फैसला उनके हिसाब से खुशाइंद है और एक बार फिर से जमहूरियत की फतह हुई है, जबकि कुछ हलके ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालतों ने एक बार फिर से लाडला करार देकर क्लीन चिट दे दी है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म बनने की राहें अब हमवार कर दी गई हैं। देखना यह है क्या एवन फील्ड के बाद नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में भी क्लीन चिट मिल सकेगी और देखना यह होगा कि नवाज शरीफ क्या इस सिलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं ऑन कॉल यासीन आज़ाद साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, जबकि इम्तियाज़ फारान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और एक और सीनियर सहाफ़ी फ़हमीदा यूसुफ़ी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने तीनों मौजूद मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करूँगा। सबसे पहले यासीन आज़ाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप बताइएगा, वैसे तो आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही है, लेकिन अगर अवाम की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, क्या नून लीग के साथ खुसूसी तौर पर बर्ताव किया जा रहा है और उनको क्लीन चिट दी जा रही है? बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आपको याद होगा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद पनामा के ग्राउंड पे और अकामा के ग्राउंड पे नवाज शरीफ को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद जो केस चला जिसमें से 2 जज साहिबान ने उसी वक्त केस का फैसला करके उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये करप्ट आदमी है। बाकी 3 आदमियों ने JIT बनाई और JIT के मुताबिक ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसला किया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस वक्त जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो दो केस बनाए गए थे और अनवर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक बनाए गए और JIT के जो बनी थी उसी के एक सीनियर जज को आपने JIT का मॉनिटरिंग जज भी मुकर्रर कर दिया गया और मामला आपने नैब कोर्ट में भेजा। नैब कोर्ट में आपने जो केस बनाया था वो करप्शन का बनाया था, सोर्सेज बिहाइंड मीन्स नहीं बनाया था। लिहाजा आपको याद होगा कि नैब कोर्ट में एक केस में उनको 10 साल की सजा हुई, मरीम नवाज साहिबा को 7 साल की सजा हुई जी, कैप्टन सफदर को 1 साल की सजा हुई, बिल्कुल, लेकिन दूसरे केस में उनको बरी कर दिया गया। जिस केस में उनको बरी कर दिया गया, नैब ने उसमें इक्विटल अपील फाइल की और जिस केस में उनको सजा दी गई उन्होंने अपील फाइल की। जो एविडेंस ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड की नैब कोर्ट ने, उस एविडेंस की बिना पर मरीम नवाज को इक्विट कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। मरीम नवाज के खिलाफ और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक ही किस्म की एविडेंस थी। तो जब एक एविडेंस की बिना पर एक अक्यूज को आपने इक्विट कर दिया तो फिर उसी एविडेंस के बिना पर दूसरे आदमी को आप कैसे सजा दे सकते थे? मंडे को जब इस केस की प्रोसीडिंग हुई, मैं इस्लामाबाद में मौजूद था। 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये केस चला और दोनों जज साहिबान का पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि जो इनके साथ चार्ज फ्रेम दिया गया या जो एविडेंस रिकॉर्ड की गई, उस एविडेंस के अंदर करप्शन का तो कोई एलिमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं है। सोर्सेज बिहाइंड मीन्स है, सोर्सेज बिहाइंड मीन्स को साबित करने के लिए आपके पास क्या एविडेंस है? प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस थी नहीं। मैंने शुरू में कई जगह जहाँ मेरे इंटरव्यू हुए मैंने ये कहा था कि ये सबसे कमजोर तरीन केस है जिसमें इक्विटल बनती है मियां नवाज शरीफ की भी, और आज मियां नवाज शरीफ को उस केस में इक्विट कर दिया गया और दूसरे केस में जिसमें अपील फाइल की गई थी, नैब ने वो अपील उन्होंने वापस ले ली। इक्विटल अपील की कानूनी हैसियत ये होती है कि उसमें प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है कि कोई केस बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जब केस बनता नहीं था, नैब ने केस वापस ले लिया और जिस केस में आपने 10 साल की सजा दी थी, उस
उसमें उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। तो जब बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया तो इससे पहले जब मरीम नवाज को बरी किया गया था तो उस वक्त भी यही एविडेंस थी। इस एविडेंस के ग्राउंड पे मरीम नवाज को बरी किया गया। आज भी वही एविडेंस है जिसकी बना पर माजिस्ट्रेट साहब को एक्विट किया गया। इसमें कौन सा रिलीफ मिला ये तो बता दें। अब ये कोई बात नहीं करता कि माजी में उनके साथ क्या ज्यादती हुई। ये कोई आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई जो किया गया, क्या आइन उसकी इजाजत देता था। तो माजी में अगर किसी के साथ बेइंसाफी की इंतहा हुई और आज अगर उस बंदे को इंसाफ मिलता है तो उसमें यह कहना कि यहाँ वो लाडला हो गया अदालतों का, मैं इस मौक़िफ़ से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ और अफसोस का इजहार भी करता हूँ। हाँ, अगर एविडेंस होती, मैं बात से तालिब इल्म थे, उनके खिलाफ कोई एविडेंस होती, करप्शन का कोई एलिमेंट प्रूव होता तो आप बात करते तो मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो अगर इस टाइप की बात होगी तो उसको तस्लीम भी करूँगा। लेकिन यासीन आज़ाद साहब, कता कलामी माफ़, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बरियत का फैसला सुनाया है और इस पर पीपल्स पार्टी का अब तक मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने आया? क्यों कोई मौक़िफ़ नहीं आया अब तक क़यादत की तरफ से? आप क्या समझते हैं? किस किस्म का मौक़िफ़ चाहिए सर आपको? जी, क्या मौक़िफ़? लेकिन इस फैसले को पीपल्स पार्टी ने ना खुशाइन करार दिया है, ना इसके ऊपर कोई कमेंट किया है अब तक। देखें, आप जो सूरत हाल है, इलेक्शन सर पे हैं जी, 8 फरवरी की डेट मुकर्रर है जी, और 8 फरवरी के मुताबिक जिस पर तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी साख को अवाम के अंदर बहाल करने के लिए अपना एक नारा देते हैं। पर ऐसे वक्त में कोई क्यों आपसे अप्रिशिएट करेगा? जिस आदमी पे जो गुजरती है वही है। ये तो लीगल एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं कि क्या ये केस सजा का बनता था या नहीं बनता था। मुझे छोड़ दें, आप प्रिज्यूम कर लेंगे कि शायद मेरा उनसे एफिलिएशन है। आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से, गालिब जानबदार से पूछ लें कि कोई आदमी ये कहने के लिए तैयार है कि क्या ये सजा का केस था। आप ये बता दें कि जब 2 जज साहिबान ने उनको शुरू में एक करप्ट डिक्लेयर कर दिया और बाकी 3 जजों ने केस चलाया और जब आपने उनको सजा दी तो 500 जजों के दस्तखत हुए। उन 2 जजों ने भी दस्तखत किए जो पहले जजमेंट दे चुके थे। क्या ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता था मामला? आप ओरिजिनल जजमेंट उठा के देख लें कि जब 2 जज फाइनल जजमेंट दे चुके थे तो फैसला DIG के शायद जो 3 रुकनी बेंच बनी थी उसको फैसला करना था। आर्डर आप कोर्ट उठा के देख लें तो 3 जजों का जजमेंट अपनी जगह है। आर्डर ऑफ द कोर्ट 5 जजों का है जिसमें आसिफ सईद खोसा और गुलजार साहब ने भी साइन किए जो पहले एक जजमेंट दे चुके थे उनके खिलाफ। तो आप कानून की बात करें ना कि कानून और जजमेंट को उठा के देखें तो सही हमने क्या किया उस जमाने में। पर आप खुद तस्लीम करते हैं और तस्लीम करते हैं कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर चीख कह रहा था कि मैं ये करप्ट लोग हैं इनको नहीं छोड़ूंगा। दुनिया जानती है, अमेरिका में एक जलसा आम में खड़े होकर उसने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, AC खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे सजा भुगतते हैं। तो माजी में जो गलतियाँ हुई हैं, हमारी अदलिया जुल्फिकार अली भट्टो साहब के केस को ले लें, आज सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है और नसीम हसन शाह साहब चीफ जस्टिस जो थे उससे बंद चाहे कैसा थे, उन्होंने एडमिट किया कि भट्टो को जो हमने सजा दी वो गलत दी। सजा जो हमने दी वो जुडिशियल मर्डर था। एक चीफ जस्टिस एडमिट करता है कि हमने ये काम मजबूरी में किया। तो आप इन चीज़ों को जब किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो उस आदमी को इंसाफ मिलता है ना, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम उसको ये हवा बनाएं कि वो किसी चीज़ का लाडला है। लाडला तो वो था जिस दिन जजेस गेट से मर्सिडीज गाड़ी में बैठाकर एक बंदे को आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए थे। 2012 में जब यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया तो मैं उस पर सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में सिटिंग वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी दोनों आम गेट से सुप्रीम कोर्ट में जाते थे। पर एक मुल्ज़िम को, अक्यूज को आपने जजेस गेट से लेके गए, जबकि जजेस गेट से कोई दूसरा आम कैदी नहीं जा सकता। आपने एक रेस्ट हाउस के अंदर उसको खाने के लिए इजाज़त दी, दुनिया भर के रात के खाने मंगवाए गए। तो जहाँ बेइंसाफी हो वहाँ आवाज़ बुलंद करना जरूरी है। और लाडला तो जो था आज वो जेल में है, तो आप कहते हैं उसके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। सर इसका मतलब वो लाडला नहीं हुआ ना, गए वक्त नहीं, तो लाडला वो नहीं था। अब लाडला जब तक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट रहा
जिस तरह के रिलीफ आपने उसको दिए, यासीन तो वो साहब, आपका आप लाडला आप था इस क्या? बात से एग्री करेंगे कि हर एक नए दौर में एक नया लाडला होता है? नहीं, मैं इससे अग्री नहीं, मैं तो मेरिट्स की बात करता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ अगर कोई केसेस हैं, जी। उनका ट्रायल होना चाहिए। आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल को उसको मौका मिलना चाहिए। इसी तरह मैं हर आदमी के मतलब ये बात करता हूँ कि अगर किसी के खिलाफ केस है, आइन का आर्टिकल 10A कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। फेयर ट्रायल का मौका देना हर आदमी को मिलना चाहिए। लिहाजा ये कहना कि जनाब वो लाडले हैं, प्रोटेक्टिव बेल मिली, जो एक आर्जी रिलीफ होता है उसको भी हमने छोड़ कर दिया कि वो लाडला हो गया। तो एक डिफरेंट टाइप का इस मुल्क में रवाज बन गया है। पर हम ये कहते हैं कि जी फलाम के साथ, मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान के साथ जितने केसेस जी। हैं आप उनको ट्रायल करें, फेयर ट्रायल करें, उसको पूरा मौका दें। और ये बात अगर दूसरे लोगों के लिए भी आप करें कि माजी में जिन लोगों के खिलाफ केस बने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नैब के मुताबिक जो जजमेंट दिए, वो किस किस्म के जजमेंट, उन जजमेंट को पढ़ें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नैब को उसके लिए क्या कहा। और इसी नैब ने जब नवाज शरीफ के साथ इन्वेस्टिगेशन की, एक फॉरेन एजेंसी को आपने हायर किया और उन्होंने उसको डिक्लेयर किया, और 7 अरब रुपया माजी की हुकूमत ने उठा के उसको फीस की मद में दे दिया। किसी ने पूछा कि 7 अरब रुपया किसी के बाप का था जो आपने उठा के उसको दे दिया राशिद वाले को। ये तमाम चीजें ज्यादती करते हैं तो खुल के बात करें। जहाँ ज्यादती है वहाँ पे ज्यादती है, लेकिन किसी को अगर इंसाफ मिलता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि वो जजीज का लाडला हो गया। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। चले सर, आपका पॉइंट आ गया है। इम्तियाज़ खान फरहान साहब से पूछना चाहूँगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया है, नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। आप क्या इससे जमहूरियत की फतह समझते हैं? इम्तियाज़ साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।